वैद्युत अपघट्य। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है और एक वैद्युत अपघट्य, इनके मध्य जो विभवांतर होगा, इसके, इस रॉड और इस विद्युत अपघट्य के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये सिंपल चीजें हमने कल पढ़ ली थी, है ना। यदि हम थोड़ा सा और आगे देखा था हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो एक, जब हम क्या कहते हैं कि उनकी स्पीसीज क्या होती है, वो जो जितनी स्पीसीज है उसमें यूज कर रहे हैं या जितनी इकाइयां हम उपयोग में ला रहे हैं, उन, यदि वो केवल किस में है, प्रत्येक की सांद्रता क्या है, इकाई में हो, तो हम उसको कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। और आईयूपीएसी क्या कहता है, आईयूपीएसी कहता है कि जो नियमानुसार कहता है कि जो मानक अपचयन विभव होता है उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो सिंपल कहानी होगी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव ही मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव ही कह सकते हैं, ठीक है ना। ये आ गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे थे गैल्वेनिक सेल की वह अर्ध सेल अभिक्रिया, है ना। अर्ध सेल यानी कि गैल्वेनिक सेल को हम क्या पहले देखेंगे, अर्ध सेल के रूप में किस प्रकार से देखेंगे, है ना। इसमें देखो, ये कहता है कि जिसमें जिसमें ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जिसमें भी ऑक्सीकरण होगा वो क्या होगा, वो एनोड कहलाता है। गैल्वेनिक सेल में जिस जिस वाले पार्ट में क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। उसको क्या कहा जाएगा, एनोड कहा जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा ये कहता है कि एवं विलयन के सापेक्ष इसका विभव कैसे होता है, ऋणात्मक विभव होता है। यदि यहाँ पर देखेंगे तो जो विलयन है इसके सापेक्ष ये कैसा होता है, ऋणात्मक विभव उत्पन्न दिखाता है ये, ठीक है ना। ये विलयन है, यहाँ पर जो विलयन होगा, माना हमने जिंक लिया, तो जिंक क्या करता है, देखो यहाँ पर जिंक जो है, जो यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा तो ये Zn2 पॉजिटिव दिखाएगा और इसमें क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, देखो इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो विलियन के सापेक्ष माने, देखो ये विलियन में क्या होगा, ये जिंक जो है क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव में आएगा। देखो ये जो जिंक है टूटता है और Zn2 पॉजिटिव बनाता है, तो ये विलियन हो गया Zn2 पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके चारों ओर चले जाते हैं, किसके, इस इलेक्ट्रोड के चारों ओर, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉनों को यहां से बहकर कहा जाना है, कॉपर की तरफ जाना है, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाना है। तो यदि हम इसको देखें तो इसका, इसके सापेक्ष, विलियन के सापेक्ष इसका विभव कैसे होगा, ऋणात्मक। ऋणात्मक क्यों हुआ, क्योंकि उसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन लगे हुए। अब दूसरी अर्ध सेल कहता है, दूसरी अर्ध सेल जिसमें अपचयन होता है, कैथोड कहलाता है। यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये कैथोड है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा। ये एनोड है बेटा, ये कैथोड है, ठीक है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर की तरफ जाएंगे, तो ये अपचयन है। यहाँ पर क्या होगा, अपचयन। ये कहता है इसका विभव विलयन के सापेक्ष धनात्मक होता है, क्योंकि होता क्या है, यहाँ पर विलयन के सापेक्ष क्या है, धनात्मक होगा। धनात्मक क्यों होगा, देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट यानी कि Cu2 पॉजिटिव है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आ रहे होंगे तो इसके, देखो Cu2 पॉजिटिव आया तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो यहाँ विलियन में क्या बचा, SO4 नेगेटिव। जैसे ये CuSO4 है ना, देखो यहाँ पर CuSO4 ये सॉल्यूशन होगा, इसमें से जो Cu होगा, Cu क्या बना देगा, Cu तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पॉजिटिव बनाएगा और साथ साथ में सल्फर SO4 2 नेगेटिव। अब देखो बेटा विलियन में क्या बचा हुआ, यहाँ पर बचा है SO4, सारी जगह SO4 बचे हुए, ठीक है ना। Cu ने तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए उनको ग्रहण किया, 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इसकी तुलना में विलियन में सारे ऋणात्मक भाग होंगे, उसकी तुलना में क्या माना जाता है, इलेक्ट्रॉन धनात्मक होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों सापेक्ष हैं जो आपको समझने, इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य एक विभवांतर होता है। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तो धनात्मक हो गया, यहाँ ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक और धनात्मक में क्या हो गया, विभव में अंतर हो गया।
तो ये कहता है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होता है। जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए हमने इसमें लवण सेतु जोड़ा हुआ है, यहाँ पर हमने एक कोई स्विच लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर बहने लग जाएंगे, राइट। इतनी बात समझ में आया बेटा। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां को बहेंगे, कहां से कहां जाएंगे बेटा एनोड इलेक्ट्रॉन, से कैथोड की ओर। बिल्कुल एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन बहेंगे, ठीक है ना। एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे, क्लियर, ये क्लियर हो जाएगा हमारा। और देखो यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक, देखो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से क्या होंगे, जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा उससे बहेंगे, देखो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से कहा जाएंगे, धनात्मक इलेक्ट्रोड, और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड ये है और धनात्मक इलेक्ट्रोड हमारे पास ये है, ठीक है ना। और देखो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसके विपरीत जो है क्या होती है, विद्युत धारा दिशा होती है। तो विद्युत धारा कहाँ से कहा जाएगा, कहाँ कैथोड से, से एनोड की ओर बिल्कुल बहेगी। कैथोड से एनोड जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये छोटी से पॉइंट्स है लेकिन हमें ध्यान रखना होगा। अब देखो गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, जो गैल्वेनिक सेल होगा, गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच, जो क्या होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो विभवांतर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेल विभव कहेंगे, ध्यान रखना। एक तो हो गया, एक तो सेल विभव हुआ और एक हमने कहा इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव हमने पहले बता दिया था आपको। इलेक्ट्रोड विभव क्या हुआ, देखो यहाँ पर हमें अंतर ज्ञात करना जरूरी है। और दूसरा हमारे पास सेल विभव। देखो इलेक्ट्रोड विभव हमने पहले पढ़ लिया, शुरू शुरू में देखो ये इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या था, इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के मध्य विभवांतर। इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होगा उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं बेटा राहुल, सही इलेक्ट्रोड भी वो। इलेक्ट्रोड विभव, क्या कहेंगे उसको, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। और सेल विभव क्या हुआ, दो सेलों के मध्य, ये कहते हैं गैल्वेनिक सेलों के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर। देखो सेल, यदि हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने लिया एक इलेक्ट्रोड लिया और उसका वैद्युत अपघट्य लिया, ये देखो वैद्युत अपघट्य इसमें, तो इसमें जो विभव उत्पन्न हुआ इन दोनों के मध्य, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। और सेल विभव क्या हुआ, एक अर्ध सेल, ये मान लीजिए एक अर्ध सेल, और दूसरे अर्ध सेल, मान लीजिए एक अर्ध सेल यहाँ पर है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, क्या है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। इनके मध्य जो विभव उत्पन्न होगा, देखो देखो क्या कह रहा है, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य, केवल इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है, इनके मध्य जो विभव उत्पन्न होगा, विभवांतर होगा, उसे बोलेंगे सेल विभव। ये सेल विभव है बेटा। और जब हम क्या करते हैं, एक ही इलेक्ट्रोड में उसकी धातु की छड़ और जो वैद्युत अपघट्य है, या इलेक्ट्रोड या वैद्युत अपघट्य के मध्य होने वाला जो विभव होगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव। तो ये ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रोड विभव अलग है और सेल विभव अलग है। ये सेल अलग है, ये सेल अलग है, ये सेल अलग है। और इनके मध्य जो विभवांतर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, सेल विभव कहेंगे, ठीक है ना। सेल विभव कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रॉनों के विभवों का अंतर है। यानी कि जो सेल विभव होता है वो कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर है, यानी कि अपचयन विभव इसका। यानी कि जो हमारे पास क्या था, एनोड है या कैथोड है, मान लीजिए कैथोड हमारे पास, कैथोड और साथ साथ में यह है एनोड, इनके सेल के विभवों के
विभवों में जो अंतर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा सेल विभव, उसको क्या कहेंगे, सेल विभव। ठीक है ना, क्या जो हमारे पास सेल विभव होगा वो कहलाएगा। ठीक है ना, इसको हम इस टाइप से कह सकते हैं, राइट। तो देखो इनके मध्य का अंतर, और देखो सेल इसे क्या कहते हैं, देखो इसे सेल वैद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेल वैद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं, इस विभव को, जो सेल विभव है उसको क्या बोला जाता है, सेल वैद्युत, सेल वैद्युत वाहक वाहक बल, ये हम इसको कहें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है इसको। और देखो बेटा इसे ईएमएफ से भी हम दिखा सकते हैं, ईएमएफ। ठीक है ना, सेल वैद्युत वाहक बल, ठीक है, कहा जाता है। इस समय सेल में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है ना, इसमें जब यदि उनका अंतर कुछ नहीं होगा तो उसमें सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। गैल्वेनिक सेल को देखो, गैल्वेनिक सेल को लिखते समय हम देखो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम एनोड को बाईं ओर और कैथोड को दाईं ओर लिखते हैं। तो हम सेल विभव को किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे यहाँ पर एनोड है, इस तरफ हम क्या लिखते हैं, दाईं ओर क्या लिखते हैं, एनोड, और यहाँ पर यदि हम बाईं ओर लिखेंगे तो ये क्या होगा, कैथोड होगा। ये इसकी प्रणाली है, परिपाठी है ना, जो गैल्वेनिक सेल को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये भी एक इसका तरीका है लिखने का। ठीक है ना, वैसे तो आप लोगों को याद हो गया होगा। देखो गैल्वेनिक सेल को लिखने के लिए साधारणतः देखो धातु एवं वैद्युत अपघट्य के मध्य एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचकर, और देखो जैसे हमने धातु लिखा, जैसे हमने सपोज यहाँ पर लिया जिंक इलेक्ट्रोड लिया, हमने कल भी बताया था आपको। देखो एक धातु लिया था और धातु का जो वैद्युत अपघट्य है, मान लीजिए हमने जिंक लिया, ये जिंक की रॉड है, और यहाँ जिंक का विलयन है, वैद्युत अपघट्य ZnSO4। ये देखो इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है, ZnSO4। यहाँ पर क्या कहता है कि देखो धातु और वैद्युत अपघट्य के मध्य एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते, तो इसमें धातु तो है Zn, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची और Zn2 पॉजिटिव दिखा दी हमने। ZnSO4 को हम 2 पॉजिटिव लिख सकते हैं बेटा, है ना, ये आपको पता भी है। इसको एक्वस तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं। एवं देखो कह रहा है दो वैद्युत अपघट्यों को यदि क्या करेंगे, वह लवण सेतु द्वारा जुड़े होते हैं हुए हों तो उन्हें के मध्य दो ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाती है। यदि माना ये देखो यहाँ पर ये लवण सेतु से ऐसे जुड़ा हुआ हो, एक एक इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड से इस प्रकार से, है ना, दो वैद्युत अपघट्य इस प्रकार से जुड़े हों, तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, दो ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, एक ये खींच ली, एक ये खींच, दो खींच ली। ठीक है ना, और फिर यहाँ वाले लिखते हैं, इनके मध्य दो ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, और फिर क्या होगा, यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी। मान लीजिए कॉपर है तो हमने क्या लिया, Cu, ठीक है ना, और ओब्लिक Cu2 पॉजिटिव, ऐसा लिख लिया अभी, है ना। तो ये कहता है कि इस परिपाटी के अनुसार लिखे सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं बेटा इसको, ईएमएफ को क्या बोलते हैं, सेल विभव कहते हैं किसको, देखो विद्युत वाहक बल, ये देखो ना यहाँ पर सेल वैद्युत वाहक बल, सेल वैद्युत वाहक बल, ईएमएफ को क्या बोलते हैं, सेल वैद्युत वाहक बल। ये सेल विद्युत वाहक बल, ये क्या हुआ हमारे पास, ईएमएफ। ठीक है ना, देखो इस प्रॉपर्टी के अनुसार लिखे लिखे सेल का ईएमएफ, सेल विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है, एवं दाईं ओर के अर्ध सेल का विभव, ठीक है ना, अर्ध सेल के विभव से बाईं ओर के अर्ध सेल के विभव को घटाकर दिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, जो ईएमएफ ऑफ सेल होगा, सेल का विभव होगा, ठीक है ना, सेल बराबर क्या होगा, ई दाया, यहां पर ध्यान रखना, ई दाया जो दाईं तरफ वाला सेल है, दाया तरफ कौन सा है, ये कॉपर,
माइनस ई बाया, फिर हम क्या लेंगे बाया। इस दाहिने वाले को क्या बोलते हैं बेटा? बताओ कैथोड माइनस एनोड। बिल्कुल, यहाँ पर जो सेल विभव होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो कैथोड माइनस एनोड, यहाँ पर हम क्या कर देंगे ई सेल हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये देखो, अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक प्रक्रिया है, सेल अभिक्रिया दी हुई है। माना एक सेल अभिक्रिया दे रखी है और ये क्या दे रखा है बेटा, इसके लिए हमें सेल विभव निकालना है। मान लीजिए पहले सबसे पहले हम देखेंगे सेल विभव निकालना, कैसे कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना बेटा ये, क्योंकि ये समझने की चीज है। देखो हमने लिया कॉपर, ठीक है ना, ये क्या है सॉलिड है। फिर हमने किससे अभिक्रिया करवाई 2Ag से। इस पूरी अभिक्रिया को लिख रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा इसको, इसलिए 2-3 बार बोल दिया मैंने, ध्यान से समझिएगा, है ना। यहाँ पर देखो Cu2 पॉजिटिव, ये क्या है बेटा एक्वस है। यहाँ पर देखेंगे तो 2Ag हुआ। कल मैंने बताया था आपको कि हम अभिक्रिया को दो पार्ट में बांट सकते हैं, दो अर्ध सेल अभिक्रियाएं। तो देखो कॉपर से ये वाला कॉपर हुआ, ठीक है ना, Ag से ये वाला हुआ। इनमें पहले हमें देखेंगे किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है, ठीक है ना। तो पहले देखो बेटा यहाँ पर कॉपर से Cu2 पॉजिटिव हुआ, देखो कॉपर है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में था, और ये किस में कन्वर्ट हुआ Cu2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव कब बनेगा बेटा Cu, कोई सर बताएगा? ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है सर Cu से Cu2 पॉजिटिव कब बनेगा, बताओ कब बन सकता है? Cu से Cu2 पॉजिटिव कब बनेगा? सर जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ये जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, Cu जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ये Cu2 पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा कह रहे हो बेटा? जी और कोई बच्चा बताओ बेटा। Cu ने इलेक्ट्रॉन दान दिए। ध्यान रखना बेटा, ग्रहण नहीं करेगा ये। जब Cu क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तब इसमें 2 पॉजिटिव आएगा। ध्यान ये रखना, धनी कौन कहलाता है, जो बोलते हैं बहुत धनवान आदमी है। थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, घर में गांव में सुना होगा धनवान व्यक्ति। कौन होता है धनी? जो पैसा देता है, जो देने वाला होता है, वो तो उसी को तो बोलते हैं धनी। भले उसके पास संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए। माना कोई आपको पैसे देता है तो आप कहते हैं ये बहुत धनी आदमी है। और जो पैसा लेता है वो क्या होता है, वो ऋणी होता है ना। तो यहाँ पर एक चीज लॉजिक ये ध्यान रखना हमेशा, कि जो इलेक्ट्रॉन देता है ना, उस पर धनावेश आ जाता है। इसने इलेक्ट्रॉन दिए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए इस पर कौन सा आवेश आ गया, 2 धनावेश आ गया। लेगा बेटा तो ऋणी हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो देने वाला है, इसको ऐसे लॉजिक में याद रखो, वो धनी होला, क्या कहलाता है, उसको धनी कहलाता है, वो धनी हो गया। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, वो ऋणी हो गया। वो क्या हो गया, ऋणी हो गया। तो कॉपर पे 2 धनावेश कब आएगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देखो, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तभी तो धनावेश आएगा, है ना, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। और इलेक्ट्रॉन देने की प्रोसेस क्या कहलाता है, बताओ जल्दी बताओ बेटा। ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण या उपचयन, उपचयन भी बोलते हैं बेटा, उपचयन। ये हो गया। इलेक्ट्रॉन जो देने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं उपचयन, ठीक है ना। इसने देखो यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव कब बनेगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, पहली पहचानी हो। प्लस चार्ज कब आएंगे, जब इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस चार्ज कब आएंगे, जब इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कॉपर में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है गैल्वेनिक सेल में, बताओ बच्चों। एनोड में।
ध्यान रखना बेटा, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? ये होता है एनोड पर। कहाँ होगा? एनोड पर। ये ध्यान रखिए, ये कहाँ पर होगा? ये क्रिया होगी एनोड पर। ये हुई एनोड, यहाँ एनोड पर होगी। अब दूसरा देखो, इसमें दूसरी सेल अभिक्रिया, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा है एजी से एजी। ये देखो 2Ag प्लस है, क्या है इसमें? 2Ag प्लस है, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Ag में, सॉलिड में। ऐसे कब होगा? जब यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो प्लस चार्ज क्या होंगे? कम हो जाएंगे, धनात्मक की संख्या कम हो गई, 0 हो गई। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रोसेस अपचयन। बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको? अपचयन। इलेक्ट्रॉन लेने की जो प्रोसेस होती है उसको अपचयन बोलते हैं, रिडक्शन जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रिडक्शन। ठीक है ना? तो यहाँ रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पर होता है। बस अब ये हमें, ये चीजें, दो चीजें हमें समझ में आ गई, क्या क्या चीजें। अब हम इसको सेल अभिक्रिया लिख सकते हैं। सेल अभिक्रिया लिखने का तरीका क्या हो सकता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कॉपर है, जो क्या होगा? एनोड वाला होगा। एनोड वाला किस टाइप? ये है एनोड, ठीक है, उसको लिखा जाता है। हमने लिखा Cu, ये सॉलिड था, और एक लाइन खींचेंगे, और किस में कन्वर्ट हुआ? Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, और ये हुआ एक्वस। ये पहला सेल हो गया बेटा हमारा। दूसरे सेल में हम क्या करेंगे? फिर इसमें लवण सेतु के टू हिसाब से एजी जोड़, प्लस। बिल्कुल। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर आएगा Ag प्लस, Ag प्लस, और किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है, ठीक है ना? और यहाँ पर सिंगल लाइन आएगा Ag, सॉरी। अब हम लिख सकते हैं सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। यदि हम निकालेंगे, सेल विभव निकालना चाहेंगे, तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा? ई सेल बराबर, हमने क्या कहा था? दाया माइनस बाया। क्या कहा था? दाया। तो दाई तरफ कौन सा लिखा जाता है इनमें? कैथोड माइनस एनोड। बिल्कुल, ये देखो, दाई तरफ ये लिखा जाता है कैथोड, और ये क्या है? एनोड है। ये वाले, इसको हम ऊपर भी लिख चुके हैं, देखो ये एनोड है कॉपर पर, ये एनोड है, ये क्या है? कैथोड है। तो हम क्या करते हैं, ई सेल जब निकालते हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे? ई दाया, दाएं तरफ कौन लिखा जाता है? माइनस ई बाया। देखो दाहिनी तरफ कौन सा हमारा? ये वाला है, और ये बाई तरफ है। तो दाया माइनस बाया, यानी कि ई, यहां पर क्या होगा? ई, और यहां पर आएगा, कैसे लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे एजी प्लस एजी, यहां पर लिखेंगे एजी प्लस एजी, ठीक है ना? माइनस क्या हो जाएगा बेटा इसमें? कॉपर, Cu देखो, को हाँ, Cu2 पॉजिटिव ओब्लिक Cu। देखो इसमें हमने प्लस वाले पहले लिखा, दोनों में, इसमें भी लिखा, Ag पहले लिखा, जबकि हमें ऐसा लिखना चाहिए था Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हुआ। ये उल्टा लिखना चाहिए था, Cu प्लस Cu2 पॉजिटिव। लेकिन यहाँ ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर जो लिया जाता इसमें है कि अपचयन मानक, विभव लेंगे सर। बिल्कुल मानक अपचयन भी हो लेंगे। गुड, साहिल पढ़ तो रहा है ना? देखो यहाँ पर हम मानक अपचयन विभव इस प्रकार से लेंगे, तो ये आ गया, ये हमने सेल अभिक्रिया। चलो एक सेल अभिक्रिया और लिखो, ये ऐसे ही जा करके ई नोड सेल, ये हमें निकालना, सेल विभव तक पहुंचाना है। कैसे निकाल सकते हैं हम? एक अभिक्रिया लिखते हैं, और वो अभिक्रिया हमने पहले भी लिखी थी, ठीक है? एक लिखते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, और इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इस अभिक्रिया के लिए निकालो जल्दी से।
हो गया बेटा? हो गया? हो गया या नहीं हुआ पहले बताओ? सुषमा हो गया बेटा? कर रहे सर। प्रियांशी हो गया? कर प्रियांशी? रहे सर। कर रहे सर। हाँ केशव? कर रही सर। अभिषेक? अभिषेक नाथ? राहुल? राहुल बेटा? सर सर लिखो जेडन जेडन सॉलिड में हाँ एक डंडी हाँ। जेडन SO4 प्लस का मानो तुमने लिखा Zn और Zn प्लस एक प्लस जी एक्वस एक्वस 2 डंडी CuSO4 प्लस का CSO4 प्लस प्लस का का। हाँ एक डंडी Cu सॉलिड का। ऐसा होगा, कुछ गड़बड़ होगी। यहाँ देखो जेडन पहले में हम भी है, हैं? जेडन में भी है सर SO4 प्लस वाला। हाँ तो प्लस वाला लिख दिया मैंने Zn में। सर हमारा ऐसा ZN सॉलिड, हाँ Zn सॉलिड। फिर एक डंडी सर उसमें, फिर CuSO4 प्लस चार्ज है सर उसमें, CuSO4 प्लस प्लस चार्ज। चार्ज एक्वस, फिर 2 डंडे सर बीच में, फिर SO4 प्लस चार्ज एक्वस, SO4 और फिर प्लस एक चार्ज डंडी कॉपर सॉलिड। कॉपर सॉलिड। तो कुछ गड़बड़ी हो गया। और कोई बताओ बेटा? वंदना? इसका मतलब आप लोग सो रहे हैं। वंदना आए बेटा? सर कर रहे हैं। साहिल? इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, अभी आया नहीं है आप लोगों को। हो गया बेटा? केशव? चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। पहले हम इसकी आयनिक अभिक्रिया लिखो, ध्यान रखना। ये Zn है बेटा, तो इसको Zn ही लिखेंगे और ये सॉलिड के फॉर्म में आएगा। जो कॉपर सल्फेट है इसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो Cu2 पॉजिटिव होता है और ये एक्वस होता है, SO4 नहीं लिखेंगे। हमने आयनिक अभिक्रिया बनानी इसकी, आयन के फॉर्म में, SO4 नहीं लिखेंगे। यहाँ क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव होगा और एक्वस होगा और प्लस कॉपर होगा, ऐसा लिखना पड़ेगा पहले। ये इसकी आयनिक अभिक्रिया। क्लियर? अब फिर करना क्या है, देखो करना हमें कुछ नहीं है। देखो यहां से जिंक को जिंक से, देखो बस पहले काम है करो। तो जिंक से देखो, जिंक लिखा हमने और ये सॉलिड फॉर्म में था। ये जिंक 2 पॉजिटिव कब बनेगा, जिंक 2 पॉजिटिव कब बनेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा, त्यागना की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स उपचयन। उपचयन
को हम दूसरा रूप से कह सकते हैं ऑक्सीकरण हुआ। क्लियर, इसमें ऑक्सीकरण हुआ बेटा, क्या हुआ इसमें? ऑक्सीकरण। क्या हुआ इसमें? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण किस तरफ होता है? हमेशा एनोड पर होता है। एनोड को कहां लिखते हैं हम? सर एनोड को कहां लिखते हैं? बाईं ओर लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ये चीजें हमें यहाँ पर देखना होगा। हमने Zn को लिया, Zn2 पॉजिटिव बनाया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। जैसे उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे, हमने कहा ये तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया किस पर होती है? हमेशा एनोड पर होती है। और एनोड को कहां लिखते हैं? बाईं ओर लिखते हैं। वैसे 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहां होता है? एनोड पर। एनोड को कहां लिखते हैं? बाईं ओर लिखते हैं। तो पहला काम ही हो, ठीक है ना? बाईं तरफ तो लिखते हैं, यहाँ पर ये हमारा बायां होता है, दाहिना हाथ इधर की तरफ होता है, ठीक है ना? तो अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरा देखो, हमने लिया कॉपर। क्या लिया? कॉपर। और कॉपर ने क्या किया? कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज, और ये किस में कन्वर्ट हुआ? ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, ये एक्वस था। ये कब परिवर्तित होगा ऐसा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ग्रहण करना मीन्स ये कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। अच्छा, अपचयन को हम किस तरफ लिखते हैं? अपचयन कहाँ होता है? कैथोड पर होता है। कैथोड कहाँ लिखते हैं? दाईं ओर लिखते हैं। भाई ये 3 पॉइंट आपको फटक से आ जाने चाहिए। ये अभिक्रिया पहचान गए, अपचयन है। अपचयन कहाँ होता है? कैथोड पर होता है। कैथोड कहाँ होता है? दाईं ओर होता है। तो हमें क्या करना है? ई सेल बराबर, देखो ई सेल बराबर क्या आएगा? ई दाया माइनस ई बाया। तो दाहिनी तरफ कौन आया? दाहिनी ओर ही आया कैथोड। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? दाहिनी तरफ वाले को लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे सी यू, ठीक है ना? ई सेल, सॉरी ई आएगा, ई तो आएगा। और यहाँ पर आएगा, देखो मैंने कहा था सारा का सारा ऑप्शन विभव लेंगे, यानी कि Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस क्या आएगा? देखो बाया, ये तो दाया आ गया। बाएं में कौन है? ई सेल। बाएं कौन सा है? बाएं तरफ हमारे पास ये है, तो बाएं तरफ क्या आएगा? ये भी फिर वैसे ही आएगा, Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। इस प्रकार से ई सेल हम निकाल सकते हैं। ये निकला बेटा हमारे पास ई सेल। इससे संबंधित बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है ना? अब इसके बाद हुआ क्या? जब ये सारी कहानियां हो गई, इसके बाद आया एक इलेक्ट्रोड विभव का मापन, कि इलेक्ट्रोड विभव को मापेंगे कैसे, नापेंगे कैसे। तो होता क्या बेटा, जैसे मान लीजिए जब हम शुरू शुरू की कहानी में रहे होंगे, स्टार्टिंग जब हमारा जीवन हुआ होगा, मानव जीवन हुआ होगा, तो उस समय किलोग्राम को हमने कहा 500 ग्राम, मान लीजिए हमने 1 ग्राम किसको माना होगा? बहुत समस्या थी। तो उन्होंने क्या किया होगा? कुछ मात्रा ली कि जो इतनी मात्रा है ये 1 ग्राम है, तो उन्होंने माना होगा, है ना? तो ऐसे क्या किया कि यहाँ पर जो मानक निकालना होता है, जो क्या निकालना होता? मानक। तो यहाँ पर पहले हमें इलेक्ट्रोड विभव का मापन ज्ञात करने के लिए हमें एक मापन चाहिए था जिसका 0, तो इसकी कंपैरिजन करते थे, इससे ज्यादा है कम है तो उससे मापन किया जा सकता था। और इसके मापन के लिए हमें जरूरत पड़ी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सी, इसको सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है, वो उन्होंने कहा इसका इलेक्ट्रोड विभव 0 है। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है? 0। अब उन्होंने, साइंटिस्टों ने इसको माना हुआ है कि इसका 0 मान लेते हैं, इससे जो ज्यादा होगा प्लस में ऊपर चले जाएगा।
जो कम होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमें एक इकाई मिल गया। देखो अब हम इसको समझते, पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो ये कहता है कि अकेले सेल का विभव मापना नहीं नहीं मापा जा सकता। जैसे सपोज आपको कहो कि देखो आप यहाँ पर खड़े हो रखे, कित आप लंबे हैं, हमने कहा आप लंबे हैं, तो कितने लंबे हैं कुछ पता ही नहीं, क्योंकि आपके साथ कोई कंपेरिजन नहीं। ठीक है ना, दो व्यक्ति लंबे हैं, देखो एक यहाँ पर ये है, एक ये है, तो हम कहेंगे अरे यार ये इसकी तुलना में लंबा है, ये वाला, ये तो लंबा है भाई, छोटा है थोड़ा सा। पर कब, जब दो दो हमारे पास हुए, है ना, और मान लीजिए हमारे पास एक ये होता और एक एक होता, तो हम कहते अरे यार इसकी तुलना में तो बहुत छोटा है, तुलना की जा रही। अब हम कहें ये क्या है, बड़ा है छोटा है, हम कहेंगे छोटा भी नहीं कह सकते, बड़ा भी नहीं कह सकते, हम पता कैसे लगेगा? इसके लिए हमें कंपैरिजन करने के लिए दूसरा चाहिए। ये मान लीजिए हमने कहा ये आई छोटा है, तो छोटा कब है, जब हम इसकी तुलना में देख रहे हैं। यदि हम कहें आई छोटा है, तो कह किससे छोटा है, तो यहाँ पर भी ऐसी है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव को शून्य माना गया, किसका, हाइड्रोजन, ठीक है ना। और उस हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव जो जिसको हमने शून्य माना, उसके आधार पर हमने फिर निकाला अन्यों के, ठीक है ना। यहाँ पर कहता है कि देखो एक चीज कह रहा है कि अकेले अर्ध सेल के विभव का मापन नहीं किया जा सकता। यदि हम अकेले कहेंगे तो इसका मापन नहीं किया जा सकता है। हम केवल दो अर्ध सेलों के विभवों के अंतर को माप सकते हैं। जो दो अर्ध सेल होंगे उनके विभव के अंतर को हम माप सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये बात नोट करने योग्य है कि जो दो अर्ध सेल होंगे उनके विभवों का जो अंतर होगा उसको माप सकते हैं। इससे सेल का विभव ईएमएफ प्राप्त होता है और उससे हम क्या निकालते हैं, ईएमएफ निकल जाता है जब हम कंपैरिजन करेंगे, है ना। स्वेच्छा से देखो एक क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हर सेल का मापन विभव चयनित कर लें और दूसरे का अपने आप ही हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। यदि हमने एक का चयन कर लिया तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं। तो देखो चिन्ह परिपाटी के अनुसार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कौन सा है ये, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नामक जो अर्ध सेल है को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो पीटी सॉलिड्स इस टाइप से लिखा जा सकता है, जैसे हमने लिखा पीटी और यहाँ ब्रैकेट में कर दिया सॉलिड्स, फिर सिंगल लाइन, फिर हाइड्रोजन लिखा, फिर गैस, फिर दूसरा हाइड्रोजन, देखो अर्ध सेल इस टाइप से लिखेंगे और हाइड्रोजन प्लस एक्वस। प्लेटिनम तो केवल यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से आधार है और है कौन सा, ही हाइड्रोजन। और ये कहता है देखो बेटा, द्वारा निरूपित किया जा सकता है। इसका विभव निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा संगत तापों पर शून्य निर्दिष्टित होता है। इसका यदि हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ई नोट निकालेंगे, तो ई नोट हमारे पास क्या होगा, ई सेल क्या होगा, शून्य होगा। ये उन्होंने दिया हुआ है, दिया क्या उन्होंने, माना हुआ है। तो उन्होंने कहा ई नोट इसके लिए क्या होगा, शून्य होगा। मानक अपचयन विभव क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए शून्य होगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो ये देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे तो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ये ध्यान रखना कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहा जाता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, देखो कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। डेफिनेशन तो मैंने नीचे लिखी हुई है, डेफिनेशन तो नीचे लिखी हुई है, लाइन कलर डिफरेंट कर रखा है। लेकिन उससे पहले देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम ब्लैक से लेपित, देखो प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये देखो जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये किससे लेपित है, प्लेटिनम से लेपित, है ना। इलेक्ट्रोड अम्लीय विलयन में क्या होता है, डूबा होता है। निमज्जित का मतलब होता है डूबा, है ना। इलेक्ट्रोड क्या होता है, अम्लीय विलयन में डूबा होता है। और कहता है इस पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस बुधवार के साथ निकल रही, देखो ये बुधवार के साथ आपको हाइड्रोजन गैस निकलते हुए दिखाई दे रही है ना। हाइड्रोजन की अपचयित एवं ऑक्सीकृत दोनों अवस्थाओं में की सांद्रता क्या होती है, इकाई में मानकर स्थिर रखी जाती है। इनकी जो अपचयित और ऑक्सीकृत जो हाइड्रोजन हो रहे हैं उनकी जो इकाइयां होंगी वो एक रखी जाती है, सांद्रता की इकाई। और जब सांद्रता की इकाई एक होती है, हाइड्रोजन की एक है,
बिलियन की 1 है, तो ऐसी दिशा में क्या होगा, ये कहलाएगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखो बेटा, यहाँ पर इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी कि बिलियन में हाइड्रोजन गैस का दाब एक बार एवं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 मोलर होती है, तो उसको हम कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसको क्या कहा जाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस प्रकार से ध्यान रखना। देखो, बिलियन में हाइड्रोजन गैस का दाब एक बार एवं हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो क्या हो, 1 मोलर हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस डेफिनेशन को याद रखना बेटा आपको, ठीक है ना। इस प्रकार से हम कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको आगे देखते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा और बेहतरीन है, चलो अलग अलग चलो बेटा, क्योंकि ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, तो आज हम छोटी सी यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं इसको। कल हम इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को और शुरू से देखेंगे, है ना। शुरू से हम इस स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक देखते हैं कहाँ तक हमें समझ में आता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको समझ लेंगे।